अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हमने अपना एमडी कैट का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करना है और यूनिट 2 के बारे में है। और यूनिट 2 में आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, एक्सेलेरेशन, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एंड पे हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के हवाले से। किसके हवाले से जी? इक्वेशंस ऑफ मोशन के हवाले से। अब हम शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बातें करने। यानी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेटा क्या है? दिस इज द टोटल पाथ, total path covered by the body, total path covered by the body। अब ये क्या है? This is the shortest path or shortest distance between two points, shortest distance between two points। ये भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस जो है ये स्केलर है और जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अच्छा, अगर बेटा देखो फर्ज करें ये एक बॉडी है जो इस कर्व पाथ में मूव कर रही है। पहले वो ए पॉइंट पर है, थोड़ी देर के बाद वो बी पॉइंट पर चली जाएगी। जब वो ए पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ऐसा वेक्टर जो उसकी पोजीशन को बयान कर रहा है वो क्या है? r1, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। बी पॉइंट की पोजीशन को कौन सा वेक्टर जाहिर करेगा? r2। तो ए से बी तक, A से B तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम, इट इज द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अभी हमने ये कहा कि डिस्टेंस जो है ये टोटल पाथ है। इसका मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये देखो, ये जो पाथ है ये वाला ऐसे, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये याद रखनी है बात कि अगर एक बॉडी कर्व पाथ में मूव करेगी, इन कर्व पाथ अगर एक बॉडी कर्व पाथ में मूव करेगी तो फिर क्या होगा? फिर डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। और ये भी बात याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी जैसे एक बंदा स्क्वैश खेल रहा हो, एक बॉल को वो हिट करता है, ठीक है, रैकेट से, वो बॉल दीवार से टकरा के वापस आ जाती, लेकिन आने जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। अब दूसरी बात, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, लेट्स से कि ये बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऐसे, फिर ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है,
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में बॉडी आ गई, तो अब यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही, इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में when body moves in a straight line, then डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर होगी। इसलिए जब बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो हम तमाम जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जिसमें वेलोसिटी है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, इनको हम स्केलर ही मैनिपुलेट करते हैं, स्केलर ही कंसिडर करते हैं अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक होगी बात? अब यहां पर इसमें एमसीक्यूज को जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 1 एमसीक्यू नंबर 1। अच्छा, इसमें यूनिट्स जो हैं, जो डिस्टेंस के हैं, वही डिस्प्लेसमेंट होंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, लेकिन कौन सा? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कौन सा जी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि अगर फर्ज करें एक बंदा लाहौर से इस्लामाबाद अगर मूव करता है, लेट्स से, ठीक है, इस्लामाबाद मूव करते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाने के उसके पास कई रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो मोटरवे से चला जाए। मोटरवे से तकरीबन 380 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। दूसरा रास्ता है जीटी रोड का, उसमें उसको तकरीबन 280 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, 100 किलोमीटर का फर्क है। तीसरा चले वो रेलवे ट्रैक हो सकता है, लेट्स से कि इसको 200 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, या चले 250 हो। बताएं इनमें से तीनों में से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? मोटरवे वाला, जीटी रोड वाला, या रेलवे ट्रैक वाला? जी बताइए कौन सा है? इन तीनों में से कोई भी फासला, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है कौन सा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन तीनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई भी नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन तीनों में कोई भी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? It only depends upon the initial and final point, the positions of the initial and final point. Initial और final point पे ये डिपेंड करता है। और अगर initial और final point एक ही point हो, यानी जहां से आप चले वहां पर ही वापस आ गए, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल जरा डिस्कस करते हैं, जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे हैं, ठीक। लेट्स से कि हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये दोबारा ए, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है। अब आप ये देखें, अगर मैं यहां पर एक टेबल बना लूं और यहां लिखूं डिस्टेंस एस, ठीक है, एस, और यहां पर लिख दें हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, और यहां चले लिख दें, यहां नजर आने का मसला है तो इधर जरा इधर कर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। अब यहां पर एक टेबल बनाते हैं, देखो जरा, इसमें देखिएगा जरा, ये बेटा है पाथ, ठीक है, यहां हमारा डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। अब आप ये देखें कि पाथ कौन सा, अगर पाथ हो ए बी,
ए से बी तक। अच्छा, अगर हम इधर बेटा देखो, अगर हम ये पूरा एक चक्कर मुकम्मल करें तो टोटल पाथ कितना होगा 2 पाई आर। टोटल पाथ कितना होगा 2 पाई आर। अगर यहां से यहां तक हाफ सर्कल में टोटल पाथ कितना होगा पाई आर। ए से बी तक डिस्टेंस कितना होगा पाई आर बाय 2। पाई आर बाय 2। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ ए से बी तक पाई आर बाय 2। अब हमने ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो यहां से ये स्ट्रेट डिस्टेंस बन गया, स्ट्रेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा ये वाला डिस्टेंस कौन सा है आर, ये वाला डिस्टेंस कौन सा है आर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर हमें बेस का पता हो, परपेंडिकुलर का पता हो तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा 2r स्क्वायर अंडर रूट और 2r स्क्वायर अंडर रूट क्या बन गया 2 अंडर रूट r। 2 अंडर रूट r। इसका मतलब है अगर एक बॉडी a से b तक जाए तो डिस्टेंस कितना हुआ पाई आर बाय 2। इस पाथ में, इस पाथ के अंदर पाथ ए बी में डिस्टेंस कितना होगा पाई आर बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अंडर रूट 2 इंटू आर। क्लियर। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अगर डिस्टेंस ये वाला पाथ हो ए बी सी, यानी ए बी सी ये वाला पाथ जो है ए बी सी यहां तक, तो बता सकते हैं डिस्टेंस कितना हुआ सर्कमफेरेंस का हाफ यानी पाई आर, स्मॉल आर लिख सकते हैं पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये वाला सीधा, ये वाला तो कितना हो गया 2r। अच्छा अब यहां से देखें ए बी सी डी, ए बी सी डी ये वाला जो पाथ है टोटल ए बी सी यहां तक, तो बता सकते हैं डिस्टेंस कितना हुआ ये पाई आर और उसमें पाई आर बाय 2 और ऐड करें तो क्या बन गया 3 पाई आर बाय 2। ठीक होगी बात। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो फिर ये वाला होगा, जितना ये वाला होगा उतना ये वाला होगा, तो फिर कितना आ गया अंडर रूट 2r। क्लियर। उसके बाद ये टोटल ए बी सी डी ए, देखिए ए बी सी डी ए टोटल क्या बनेगा बताओ ए बी सी डी ए जहां से चले वहां पर ही आ जाए। डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना 0। अच्छा अब यहां पर ये देखो, अगर ये तो आपको पता चल गया, अगर मैं यहां एक एमसीक्यू बना दूं कि एक बॉडी ए से बी तक गई है तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक डिस्प्ले कितना है, ए से बी तक डिस्टेंस कितना है पाई आर बाय 2, नहीं पाई आर बाय 2। आपने रेशो लेनी है किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की रेशो लेनी है। डिस्टेंस क्या आ गया पाई आर बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अंडर रूट 2 बाय आर। आर आर से क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या बन गया बताओ पाई ओवर 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 पाई ओवर 2। ठीक है, पाई को क्या लिखा जा सकता है 22 ओवर 7 लिखा जा सकता है ना। तो इसको अगर तो इस तरह से रेश आ जाए, आंसर इस तरह से दिया हुआ हो तो इस तरह लिख लें। अगर पाई की वैल्यू लिखकर उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके रेशो बताई भी हो तो वो लिख लें, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। या दूसरे लफ्जों में अगर बॉडी ए बी सी यहां ए से सी तक आए तो ए से सी तक ये डिस्टेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। तो डिस्टेंस कितना है पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, आर आर से कैंसिल यानी पाई बाय 2। पाई बाय 2 कितना होता है बताएं। ठीक है, ये 22 बाय 7 इंटू 2 तो ये कितना आ गया 11 ओवर 7। तो फिर ए बी सी यानी ए से सी तक अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो जब वो हाफ सर्कल ट्रेवल करे, इफ इट ट्रेवल्स हाफ सर्कल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रेशो क्या होगी, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रेशो क्या होगी, वो हम यहां से बता सकते हैं। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, पक्की बात है। चल अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं जी।
आगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी बेटा किसकी इक्वल होती है? वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से देखा जाए और इसमें बेटा वेलोसिटी का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से है और स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस से है। ठीक होगी बात कि डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर ही देख लें कि बॉडी अगर ए से बी तक आए तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और स्पीड क्या होगी? तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी? ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी बेटा क्या बनेगी बताओ? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r/t। ठीक है ना, ये इतना डिस्प्लेसमेंट है। और स्पीड क्या बनेगी? πr/t। πr/t। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेक्टर है, और स्पीड क्या है? स्केलर। फिर मैं ये बात बता रहा हूं कि वेलोसिटी का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से है और स्पीड का ताल्लुक जो है वो डिस्टेंस से है। और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी। कब? यानी आप वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उनकी जिस तरह से डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन द सेम वे द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड द स्पीड दे आर इक्वल व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब यहां पर कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हमने देखना है, डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले जरा हम बातें करते हैं, और वो है एवरेज स्पीड के हवाले से। किसके हवाले से? एवरेज स्पीड के हवाले से। इसमें बेटा देखें, नंबर 1 एवरेज स्पीड में आपने जो बात करनी है वो ये है कि अगर फर्ज करें, पहली बात लेनी एवरेज स्पीड की बातें करते हैं। एवरेज स्पीड नंबर वन ये है कि अगर T1 और T2 बराबर है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर एक बॉडी ने फर्ज करें लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, कहां से जी? लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, और उसको टोटल टाइम लगा 4 घंटे लाहौर से इस्लामाबाद जाने तक। तो जो पहले 2 घंटे हैं, पहले 2 घंटों में स्पीड अगर है 30 किलोमीटर पर आवर, अगले 2 घंटों में स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? यानी ये देखो, अब T1 T2 बराबर है ना, पहला केस। लेकिन बात सुने भी गौर से, जरा बात को क्लियर करना है, इस बात को जरा कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, ठीक है? अब इसमें देखें आप बेटा, मुबशर बेटा आप भी जरा देखें, इसमें बेटा देखें, अगर पहला आपने लाहौर से इस्लामाबाद गए, लाहौर से इस्लामाबाद तक आपने पहला जो मसलन कोई भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, हाफ टाइम के लिए आपकी स्पीड, यानी टोटल अगर आपको 4 घंटे लगे हैं तो 2 घंटे आपकी स्पीड ये है, 2 घंटे आपकी स्पीड ये है। तो फिर आपकी एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है? अगर टाइम बराबर है तो एवरेज स्पीड बेटा कैसे आएगी? v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, यानी 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया?
35 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कब है? जब T1 T2 के बराबर हो। अब दूसरा केस देखो, अगर S1 S2 बराबर हो, क्या मतलब है? क्या मतलब है कि अगर हाफ डिस्टेंस आपने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया और हाफ डिस्टेंस आपने 40 किलोमीटर पर आवर, अब क्या चीज बराबर है? डिस्टेंस बराबर है। क्या चीज बराबर है जी? डिस्टेंस। तो फिर आपका जो फार्मूला है एवरेज स्पीड का, ये हम ड्राइव कर सकते हैं 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, ये फार्मूला है। यानी अगर आप देखें 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 30 प्लस 40, तो कितना आ गया? 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 70। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा बताएं जी? ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा जी? 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है, लेकिन ये कब आएगा? ये एवरेज वेलोसिटी आपने कब निकालनी है? जब S1 बराबर होगा किसके? S2 के। जब S1 बराबर होगा किसके? S2 के। क्लियर है बात? अच्छा, तीसरा केस है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि जब हर पॉइंट पर ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ना बॉडी की, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ना बॉडी की स्पीड चेंज हो और ना ही डायरेक्शन चेंज हो, देन बॉडी सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या यूनिफॉर्म स्पीड जब होगी जी, तो तब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में क्या होगी? बराबर होंगी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दे आर इक्वल व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कब बराबर होगी जी? बट व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर होगी बात जी? पक्की बात है? इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस आप डिस्कस कर लेंगे कि अगर हाफ टाइम तक आपका डिस्टेंस ये हो, स्पीड ये हो, हाफ टाइम के लिए स्पीड ये हो, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। और अगर आपका हाफ डिस्टेंस आपकी स्पीड v1 हो और अगला हाफ डिस्टेंस आपकी स्पीड v2 हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये ड्राइव भी किए जा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब डेरिवेशन आपने करनी नहीं, ये आपने की पॉइंट्स याद करने। और व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इक्वल होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या एक बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरी बॉडी के लिहाज से, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। अगर एक बंदा, एक यानी आप बस में ही हैं, बस मूव कर रही है, तो आपकी स्पीड बस के लिहाज से या बस की स्पीड आपके लिहाज से क्या होगी? जीरो, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, तो आपकी स्पीड जो है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अब अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटीज निकालनी हो, ठीक है, वेलोसिटी बेटा देखें, वैसे वेलोसिटी क्या है बताइए जी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसकी अगर लिमिटिंग वैल्यू ले लें तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ delta t approaches to zero, delta t over delta t, this is called instantaneous velocity. If a body covers equal displacement in equal intervals of time, then it is said to be moving with uniform velocity. और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब बॉडी की ना डायरेक्शन चेंज हो ना स्पीड चेंज हो, ये तब होगी। डायरेक्शन और स्पीड दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए तो वेलोसिटी बदल जाएगी।
वेलोसिटी जो है वो बदल जाएगी। अच्छा, आपने रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालनी है, ये हमारा इससे रिलेटेड एक कुछ सवाल आ जाते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो किस तरह से निकालनी है। अगर दोनों बॉडीज जो है, फर्ज करें एक बॉडी v1 से मूव कर रही है, दूसरी v2 से मूव कर रही है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एक बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरी के लिहाज से क्या होगी? अगर इसकी वेलोसिटी है लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो v1 की इसके लिहाज से स्पीड क्या होगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बेटा? v1 माइनस v2 कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बॉडी की दूसरी के लिहाज से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अगर सेम डायरेक्शन हो या पैरेलल हो, जब बॉडी दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूं, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं वो कैसे निकालते हैं? बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें, उसकी मैग्नीट्यूड निकलाए। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, ये v1 और ये v2 है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी या एंटी पैरेलल होगी, तो फिर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? इनको ऐड करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2, यानी 160 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है। तीसरा केस ये है, तीसरा केस बेटा ये है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो, यानी एक बॉडी v1 इधर मूव कर रही हो, v2 इधर मूव कर रही हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो फिर इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं हम? रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर रूट, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर रूट। बात क्लियर हुई? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर रूट। और अगर बॉडीज, यानी आप ऐसे कैसे निकालते हैं? 100 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपको सवाल आएगा तो ऐसा आएगा जिसकी कैलकुलेशंस आसान हो, उस तरह का आएगा। मसलन एक और सवाल है कि अगर बॉडी एक ऐसे है, v1 है, ये ऐसे है, एंगल 90 से बड़ा है, यानी ना थीटा कोई एंगल हो, तो v2 हो, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है तो cos माइनस आ जाए, माइनस लिख ले। अगर 90 से छोटा हो तो यहां प्लस लिख ले, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। क्लियर है? फिर ऐसे निकाल लेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज। तो ये फार्मूले हैं, की पॉइंट्स हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जी एक्सेलेरेशन के हवाले से। एक्सेलेरेशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, यानी वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन होगा। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होता है? जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। और यह भी आपने बात याद रखना है कि जब v एंड a सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर क्या हो, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीजेस, नंबर 1। नंबर 2, v एंड a ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे जब स्पीड डिक्रीज हो रही, स्पीड v एंड a परपेंडिकुलर होंगे जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, ये v होगी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ये भी आपने थोड़ी सी बातें याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, अगली नेक्स्ट बातें करते हैं, ठीक है। और वो नेक्स्ट हमारे पास बात है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। कौन सा बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हवाले से हम बातें करते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, नाम से बेटा जाहिर है
कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ, यानी वेलोसिटी में आपने तब्दीली देखनी है, चेंज देखनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ यू वांट टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा क्या, एक्सेलरेशन आएगा, देखते हैं। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहली सूरत क्या हो सकती है? पहली सूरत बेटा ये हो सकती है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसा हो सकता है। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो ऐसा हो सकता है। तीसरी सूरत क्या हो सकती है कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो ऐसा हो सकता है, ठीक है, या ऊपर से नीचे भी हम आ सकते हैं, ये भी देख लेते। अच्छा, ये क्या ग्राफ जाहिर कर रहा है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही टाइम के लिहाज से, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज आ रही है, इसका मतलब है then the body is moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और ये हमारे पास क्या है कि इफ द change in velocity in equal intervals of time is not same, then the body is moving, then the body is said to be moving with variable acceleration। ये variable acceleration, this is variable acceleration। अब अगर हम इस ग्राफ से दो बातें और हैं जो हमने सीखनी है, और वो है if we find the slope of the graph। स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन, या यहां पर हम कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो क्वांटिटी है उसमें चेंज, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो क्वांटिटी है उसमें चेंज। तो फिर इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके बराबर आएगी, एक्सेलरेशन के बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन। अच्छा, इस ग्राफ में स्लोप कितनी है, इस ग्राफ में स्लोप कितनी है, 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0। इधर स्लोप बेटा क्या आ गई, ये स्लोप है, इधर स्लोप क्या होगी बताएं, ये a t है, ये v है, ये डेल्टा v, ये डेल्टा t। अच्छा, इसमें स्लोप निकालने का एक और भी तरीका है कि अगर इस ग्राफ का एंगल अगर हम फाइंड कर लें एक्स एक्सिस के साथ, थीटा, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके बराबर होगी, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t विच इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। बात क्लियर होगी, टेंजेंट थीटा ये भी लिखा जा सकता है, दिस इज आल्सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तीसरा, यहां पर आप ये देखें, यहां पर हर पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट आएगी। स्लोप निकालेंगे कैसे, किसी भी पॉइंट पर p q s पर, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ये थीटा 1 आ गया, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ये थीटा 2 आ गया। तो थीटा 2 ज्यादा है कि थीटा 1, जाहिर बात है थीटा 2 ज्यादा है। तो फिर टेंजेंट थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा आती है, और उतनी फिर स्लोप भी ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा आने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो मुझे बताएं, p पर एक्सेलरेशन ज्यादा है या q पर, कहां स्लोप ज्यादा है, q पर। तो स्लोप ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा, और चूंकि स्पीड बढ़ रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। और सॉरी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और है भी ज्यादा, स्लोप भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है और है भी पॉजिटिव। अच्छा, अब यहां से एक एमसीक्यू आ सकता है जी, आपको एमसीक्यू दिया जा सकता है। मसलन कौन सा वाला, ये देखें, वो कहते हैं एक बॉडी है ए, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 30 डिग्री।
दूसरी बॉडी है, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 60 डिग्री। तो पहले तो बताएं किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए का या बी का? डेफिनेटली किसकी स्लोप ज्यादा आएगी, किसका एंगल ज्यादा एक्स एक्सिस के साथ? ये वेलोसिटी टाइम के दरमियान ग्राफ है, किसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा है? बताएं जी किसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा है? जी बी का या ए का? बी का। तो बी की जारी बात है स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा हो। बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए का एक्सेलरेशन जो है वो कम है। स्लोप कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अगर ये कहा जाता कि एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए, इनकी रेशो क्या आ जाती? तो टेंजेंट 60 डिवाइड बाय टेंजेंट 30। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। वैल्यूज याद करने का क्या तरीका, ये देखो, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। तो अगर ये 2 है, ये 1 है, ये 3 अंडर रूट हो गई। बात समझ में आ गई? तो टेंजेंट 30 बेटा कितना आ गया? 1 बाय टेंजेंट 30 कितना आ गया? 1 बाय अंडर रूट 3। अच्छा, टेंजेंट 60, अगर ये 60 एंगल है तो ये हम 30 ले लेते हैं। तो ये अगर 2 है तो ये 1 होगा और ये अंडर रूट 3 होगा, तो वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3। तो इसका मतलब है इसकी रेशियो अगर हम निकालें तो इसको ऊपर ले जाए तो क्या आ जाएगा? 3/1, यानी 3:1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दोनों एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, ठीक है, बी का एक्सेलरेशन और ए का एक्सेलरेशन जो है, इनमें रेशो क्या आ जाएगी? 3:1। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने निकालनी है, जो आपको ज़हन में रखनी है, वो है एरिया अंडर दी ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, यहां से एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसा है तो इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लें, रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लें। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो इस ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लें। मसलन एक एक्सेल आपको सवाल एक कैलकुलेट करते हैं, ये सवाल आ सकता, मतलब इस तरह से मिलता जुलता, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये बेटा वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। इसमें अगर फर्ज करें बॉडी की वेलोसिटी ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, चलें ये हो गया, लेट्स से कि 2 सेकंड है, दिस इज 4 सेकंड, दिस इज 6 सेकंड, और ये जो वेलोसिटी है ये है जी 10 मीटर पर सेकंड और ये 0 है। अब यहां से लेकर यहां तक आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज इक्वल टू, तो हमने पहले किसका एरिया मालूम करना है? इसका। फिर हमने किसका एरिया मालूम करना है? इसका, इस रेक्टेंगल का। फिर हमने इसका, चलें करते हैं जी टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, जो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया बेटा कितना होता है? 1/2। बेस कितनी है? यहां से लेकर यहां तक 2। हाइट कितनी है? देखें 0 से 10 तक 10 होगी। ये पहले हिस्से का एरिया आ गया। फिर इस रेक्टेंगल का एरिया यहां से यहां तक लंबाई कितनी है? लेंथ कितनी है? 2। हाइट कितनी है? 10 प्लस 2 × 10 प्लस, अब यहां देखें इसमें ये बेस कितनी है? 2, 1/, फिर ट्रायंगल है ना, बेस कितनी है? 2 और हाइट कितनी है? फिर 10। तो ये हमारे पास ये कितना आ गया? 10 प्लस 20 प्लस 10, तो ये कितना आ गया? 40 मीटर आंसर आ गया। तो इस तरह से एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। क्या आएगा जी? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। आई होप कि आपने ये इतना आपको समझ में आ गई बातें, नोट भी कर ली होंगी आपने।
कर लिया ना नोट? चलें, अच्छी बात है। नेक्स्ट है जी इक्वेशंस ऑफ मोशन के हवाले से हमने बातें करनी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, याद है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन? चलें, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है बेटा देखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके हवाले से बड़े सवाल आते हैं, ठीक है, और इसकी डिस्कशन भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। देखो नंबर 1, आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं? 3, vi प्लस at और 2 s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, और कौन सी है जी? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखो, अगर ये जो इक्वेशंस हैं ये हम कब लगाते हैं? पहली बात कि बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन में ये लगती हैं। दूसरी बात कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये तब हम इन्हें लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। और चूंकि बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब को हम स्केलर क्वांटिटीज को भी हम वेक्टर क्वांटिटीज को भी हम स्केलर के तौर पर मैनिपुलेट कर सकते हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये देखो, अगर फर्स्ट करो एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो तब एक्सेलरेशन कौन सा बन जाता है? ग्रेविटी का। कौन सा बन जाता है जी? ग्रेविटी। तो फिर हम इस ए की जगह पर हम क्या लगा देते हैं जी? तो हमारी जो इक्वेशंस है वो क्या बन जाएंगी? vi प्लस जी टी, फिर हाफ जी टी स्क्वायर, बाकी सारा है तो 2g s या 2g h लिख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब बेटा देखो, पहली बात हम देखते हैं कि अगर बॉडी को हम यहां से छोड़े, लेट से, बड़ा एमसीक्यू बहुत इसमें बट टेक्निकल एमसीक्यू आते हैं, जरा गौर करें। एक बॉडी को हम यहां से छोड़ रहे हैं, पहले केस में, पहला केस डिस्कस करते हैं। यहां से बॉडी को आपने किसी एक हाइट से छोड़ा है। जब आपने हाइट से छोड़ा है तो आपकी vi ऐसे छोड़ा है ना, तो vi कितनी हो गई? 0। vi 0 हो गई। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी? हाफ gt स्क्वायर। ले जी, ये फार्मूला आपका आ गया। ये फार्मूला किस मर्ज की दवा है? ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, अगर एक बॉडी को सर्टेन हाइट से छोड़ा जाए तो 1 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो एक ये जी आप आसानी की खातर कितना ले लें? 10, तो g/2 कितना आ गया? 5। 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस आ गया? 5 मीटर। अच्छा बताएं, 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस आएगा? बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड? तो यहां 2 का स्क्वायर लें तो कितना आ गया? 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो कितना आ गया? कितना आ गया? 20 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी आफ्टर 3 सेकंड? तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो कितना आ गया? ये 5 into 9 कितना आ गया? 45। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड? 5 into 16 कितना आ गया? 80 मीटर। अब ये देखो, जब एक बॉडी को हमने यहां से छोड़ा है तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 1 सेकंड? 5 मीटर, आफ्टर 2 सेकंड 20 मीटर, आफ्टर 3 सेकंड 45, यानी टोटल 4 सेकंड में कितना हुआ? 80। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले सेकंड में तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्यूरिंग सेकंड, यानी दूसरे सेकंड के दौरान बेटा कितना हुआ है? 15 मीटर। ठीक है, तीसरे सेकंड के दौरान कितना हुआ है? 45 माइनस 20 तो कितना आ गया? 25। चौथे सेकंड के दौरान कितना हुआ है? 35। ऐसा ही है ना। अब अगर आपसे ये कहा जाए, नोट करें, पहले नोट करना है कि अगर कहा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर n सेकंड, आफ्टर n सेकंड, कि n सेकंड के बाद बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा?
n सेकंड के बाद बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने यहां सिर्फ t की वैल्यू लगानी है, यानी 1 सेकंड है तो 1 लगा देनी, 2 है तो 2 है, ये आफ्टर है। और अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग nth सेकंड, तो 2n - 1 g/2, ये g/2 तो लिखना ही है, 2n - 1 2n, दिस इज ड्यूरिंग nth सेकंड, ड्यूरिंग nth सेकंड। वो कैसे, ये देखो अभी मैंने कहा कि चौथे सेकंड, तो 4 सेकंड में कितना हुआ 80 मीटर, तो चौथे सेकंड के दौरान कितना हुआ 4th सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ड्यूरिंग 4th सेकंड, तो आपने n4 लगाना है, ये तो 5 आ गया, ठीक है, आपने n4 लगाना बेटा, 4 to the 8, 8 - 1 कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 35, यही आया था ना। अब मैं अगर सवाल आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, तो आपने क्या करना है, ये g/2 तो 5 ही आ रहा है ना, 10 क्या आ गया, 10 स्क्वायर कितना आ गया 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आफ्टर 10 सेकंड कितना आ गया 500 मीटर। तो ड्यूरिंग 10 सेकंड कितना आ गया, ये 5 है, तो 10 to the 20 - 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना बन गया 95, यानी 10 सेकंड के दौरान कितना हुआ 95 मीटर। टोटल 10 सेकंड में कितना हुआ, ठीक है, वो 500 मीटर। क्लियर। इस तरह के सवाल अगर आ जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अगर बॉडी को आपने ऐसे छोड़ा है, ठीक है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तब आपने कैसे निकालनी है, ये देखो vi इनिशियल वेलोसिटी बेटा हो गई 0, ठीक है, ग्राउंड से वो हिट करेगी, फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। अगर क्या दिया हुआ हो, अगर बेटा h दिया हुआ हो, हाइट दी हुई हो, तो ये वाला फार्मूला लगाएं जरा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या लिखी जा सकती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gh √. क्या मतलब हुआ कि अगर एक बॉडी को 10 मीटर हाइट से छोड़ दिया जाए तो व्हाट इज द वेलोसिटी गेन बाय द बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो आपने क्या करना है, यहां 10 लगाना है, ये 10 है 100 हो गया, 200 ले ले तो आंसर आ जाएगा 14 समथिंग, आंसर आ जाएगा 14 पॉइंट। समझ आ गई बात। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 5 मीटर अगर ये हाइट ले लें तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 5 × 10 कितना होगा 50, 50 200, 100 कितना आ गया 10। इस तरह के छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। क्लियर है बात। और फिर अगर हमें इसमें अगर यहां से यहां तक जाने में उसे t टाइम लगे, vi 0 है ना, तो इससे क्या vf क्या बन गई बताओ, gt के बराबर ही आ गई ना। ये लिख सकते हैं हम कि यहां से बात समझ में आ गई कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, अगर t दिया हुआ हो तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर vf दिया हुआ हो तो t निकाल सकते हैं, अगर h दिया हुआ हो तो vf निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, लेकिन ये कब है, जब बॉडी को आपने क्या किया, एक सर्टेन हाइट से छोड़ा है। अब अगर उल्टा अगर कहें हम, नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी को छोड़े, फिर क्या होगा, ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी जाएगी तो बेटा फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसे बॉडी को अगर आप छोड़ेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर यहां से बॉडी ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू माइनस होगी ना, तो फिर क्या निकाला जा सकता है, vi इज इक्वल टू gt, तो t हमारे पास क्या आ गया vi ओवर g के बराबर आ गया। यानी अगर एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो कितनी देर में वो हाईएस्ट पॉइंट पर मतलब पहुंचने तक कितना टाइम लगाएगी, तो कितने टाइम लगाएगी, अगर ये 10 है ये भी 10 है तो 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद वो अपनी हाईएस्ट वेलोसिटी को, हाईएस्ट पॉइंट को अटेन कर लें। इसी तरह से अगर vf 0 है तो यहां से ये देखें
ये माइनस ऊपर बॉडी जा रही है ना, माइनस जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमारे यहां से क्या निकल आया, वी आई क्या निकल आई, सॉरी वी आई तो ये निकल आई 2gh अंडर रूट, या अगर h निकालना हो तो h क्या निकला है, कितनी हाइट, ठीक है, क्या आएगी वी आई ओवर वी आई स्क्वायर ओवर 2g। यानी क्या मतलब है, इस फार्मूले से क्या निकाला जा सकता है कि अगर एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो कितनी हाइट अटेन करेगी, कितनी हाइट अटेन करेगी। तो ये 10 है, 10 स्क्वायर 100 हो गया, तो 2g, g 10 ही आसानी की खातिर हम ले लेते हैं, तो आंसर निकाला जा सकता है। समझ आ गई बात। यानी अगर एक बॉडी को चलें कर लें 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया और वो कितनी हाइट अटेन करेगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी उसकी, तो कितना आ गया 100 डिवाइड बाय 20, तो कितनी हाइट अटेन करेगी 5 मीटर, कितनी हाइट अटेन करेगी 5 मीटर। और अगर वो 5 मीटर हाइट अटेन करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, यानी उलट भी तो निकाला जा सकता है ना इस फार्मूले से। तो ये फार्मूले, इन इक्वेशंस को हम आगे पीछे करके इसमें आप आंसर इनका निकाल सकते हैं। बात क्लियर होगी, कोई मसला तो नहीं है, क्या है मसला, पक्की बात है, कोई मसला नहीं है। चलें, इनको बेटा आपने इन की पॉइंट्स को याद करना है, बुक से भी पढ़ना है, और बुक से पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह जब आपको टेस्ट आएगा तो आप इस टेस्ट को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। अल्लाह हाफ़िज़।